नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल हमारा सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें हम पृथ्वी से संबंधित या सौर मंडल से संबंधित चर्चा कर रहे थे। और उसी सेशन में जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नया टॉपिक लेकर के मैं आज आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि पृथ्वी की आयु से संबंधित जितनी विधियां बताई गई है उनमें से 5 महत्वपूर्ण विधियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो एज ऑफ द अर्थ पर हम आज चर्चा करेंगे कंप्लीटली, और 5 ऐसी विधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो बार बार आपसे एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इंपोर्टेंट सेशन को, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग एक बार बता दूं कि जो भी छात्र नए हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, वो थोड़ा सा इस चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि प्लेलिस्ट पर मेरे द्वारा जितने भी कोर्सेस यूट्यूब पर लॉन्च किए गए हैं फ्री क्लासेस के रूप में, फ्री कोर्सेस के रूप में, वो सभी आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप बीए फर्स्ट में हो, सेकंड में हो या थर्ड ईयर में हो, सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट है वो लगभग प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जिससे आप बिना कोई चार्ज दिए, बिना कोई फीस दिए लेक्चर और नोट्स सभी का आनंद ले सकते हो। क्लियर है? इस सब के अलावा यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए व्यवस्था की गई है। प्रज्ञान हिंदी नामक प्लेटफॉर्म बना करके यूट्यूब पर जाइए, प्रज्ञान हिंदी सर्च कीजिए, वहां पर मेरे द्वारा बनाया गया एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा प्रज्ञान हिंदी के नाम से। यदि उसे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं पर लास्ट सेशन में चर्चा हुई थी, और आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आयु या भूगर्भिक समय सारणी से संबंधित चर्चा करेंगे आज। तो कंप्लीटली कहने का अर्थ यह है कि आज आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना? पूरी 5 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है। इन सभी टॉपिकों पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट में। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आपको आज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पृथ्वी की आयु निर्धारण की जो विधियां हैं उसमें हम वन बाय वन करके 5 विधियों पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आइए डायरेक्टली हम शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। लेते हैं सबसे पहली विधि। तो सबसे पहली विधि की अगर हम बात करें तो देखिए, थोड़ा सा अपने आधार पर, अपने अनुसार उनको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमें कुछ पता नहीं था तब तक अलग अलग विद्वान आते हैं और अपने अपने अनुसार अपने अपने मत रखना प्रारंभ करते हैं। जब बात आती है पृथ्वी की आयु की कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपने विचार रखे हैं और अपने अपने अनुसार अलग अलग मेथड को अपना करके और उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी इतनी पुरानी है। तो ऐसी ही 5 विधियों की हम चर्चा करेंगे। इनमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जॉन बफन साहब की। तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन बफन। इन्होंने 18वीं शताब्दी में एक अजीबोगरीब प्रयोग किया, एक अजीबोगरीब प्रयोग किया, और उस प्रयोग के माध्यम से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाने का प्रयास किया। क्या किया? तो उन्होंने अजीबोगरीब प्रयोग, तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने धातु की 2 बड़ी गेंदें ली, धातु की 2 बड़ी गेंद ली और उन्हें तब तक गर्म किया जब तक कि वो लाल नहीं हो गई, गर्म होकर के। उसके बाद में उन्होंने प्रयोग करके देखा कि ये गेंदें किस गति से ठंडी हो रही है। क्या देखिएगा, 2 गेंदें समान धातु की लेते हैं, दोनों को गर्म करते हैं, गर्म करके और ये पता करते हैं कि इनके ठंडे होने की गति क्या है, और इसी गति से, जिस गति से ये गेंदें ठंडी हुई, उसकी तुलना पृथ्वी से उन्होंने की कि पृथ्वी भी संभवतः इसी गति से ठंडी हुई होगी। और अंत में उन्होंने इस प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की उम्र लगभग 75,000 वर्ष से ज्यादा है, 75,000 वर्ष से ज्यादा है, परंतु यह सत्यता के काफी करीब नहीं है। यह सिद्धांत जो था सत्यता के ज्यादा करीब नहीं था। तो इससे क्या मतलब समझने को मिला? देखिए, पृथ्वी की जब तक आयु का निर्धारण नहीं हो पाया था सटीक मेथड के माध्यम से, तब तक अलग अलग विद्वानों ने जो जो अपनी परिभाषाएं दी है या जो जो अपने मत दिए हैं, प्रकट किए हैं, वो सभी मान्य हुआ करते थे। ठीक है ना? तो अब यहां पर जॉन बफन साहब ने अपने अनुसार एक मेथड ली, गेंद को गर्म किया और उसको ठंडा होने का इंतजार किया, ठंडे होने की गति देखी। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस गति से ये गेंदें ठंडी हो रही है उसी गति से पृथ्वी भी ठंडी हुई होगी संभवतः। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो आयु है वो 75,000 वर्ष से ज्यादा है। क्लियर है? लेकिन ये मेथड जो थी ना, ये कहीं ना कहीं इसमें काफी ज्यादा त्रुटियां थी,
ठीक है, तो ये सत्यता के करीब नहीं थी, इस कारण से इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। इसके अलावा अगर अगली विधि की बात करें तो लॉर्ड केल्विन साहब की एक विधि थी जिसमें उन्होंने उन्होंने पृथ्वी जो है 4500 डिग्री सेल्सियस तापमान से ठंडी हुई है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, केल्विन ने कहा कि जो पृथ्वी है ये 4500 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान था जो धीरे धीरे ठंडी हुई है। इस आधार पर पृथ्वी को ठोस अवस्था प्राप्त किए हुए 10 करोड़ वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं। क्या कहा उन्होंने, 10 करोड़ वर्ष से ज्यादा नहीं हुए। इनकी मेथड का मतलब क्या हुआ भाई, पृथ्वी जो प्रारंभ में थी वो 4500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर थी, जो आज वर्तमान अवस्था तक आते आते उसको 10 करोड़ साल से ज्यादा नहीं हुए हैं। तो इनका इनडायरेक्टली कहने का अर्थ क्या है कि पृथ्वी की उम्र 10 करोड़ वर्ष से ज्यादा नहीं है। लेकिन ऊपर में जॉन बफन ने क्या कहा था कि पृथ्वी की उम्र 75,000 वर्ष से ज्यादा है, और यहां केल्विन साहब कहते हैं कि 10 करोड़ वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं है। परंतु केल्विन द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने की गति तथा सूर्य ताप के भिन्न वितरण को नजरअंदाज किया गया है। कुल मिलाकर के लॉर्ड जॉन बपन की ही तरह लॉर्ड केल्विन के द्वारा दिए गए सिद्धांत में भी सत्यता नजर नहीं आती है, इसलिए इनके सिद्धांत को भी कोई विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। अगली मेथड लेते हैं, तो अगली मेथड है चंद्रमा के आधार पर। अब चंद्रमा के आधार पर पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का प्रयास किया गया। कैसे भाई, यहां पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, तो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं, है ना। हालांकि सिर्फ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, बल्कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो ज्वार उत्पन्न होने से मतलब समुद्र में जो लहरें उठती है, उन लहरों के कारण पृथ्वी का जो परिभ्रमण का परिक्रमा लगाने का जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी के परिभ्रमण का अर्थात की परिक्रमा करने का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समझिएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति में वृद्धि होने के साथ साथ चंद्रमा की परिभ्रमण गति में भी वृद्धि हो रही है। सिंपल शब्दों में कहूं तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं, समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है, और वो लहरें पृथ्वी की परिक्रमा करने की जो स्थिति है उसमें बाधा डालती है, जिसके कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी का परिक्रमा का समय बढ़ने से चंद्रमा की परिक्रमा करने का समय भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये परिक्रमा की गति में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के कारण चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे दूर हटता जा रहा है। क्या कहा यहां पर, शुरू से एंड तक की कहानी समझ आई ना। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से लेकर के चंद्रमा के पृथ्वी से दूर हटने तक की पूरी कहानी यहां समझ आई आप लोगों को। तो देखिए, अब पृथ्वी से चंद्रमा दूर हटता जा रहा है, भाई कितना हट रहा है। अगर इसकी बात करें तो कई प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों ने कहा है कि चंद्रमा जो है ना हर साल पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर दूर हट रहा है। हर साल मतलब एक साल में 13 सेंटीमीटर दूर हट रहा है। तो इसके हिसाब से अगर सोचें कि हो सकता है एक समय ऐसा रहा हो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में ही हो, और आज जो 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा पृथ्वी से दूर है, तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में चंद्रमा को कितना समय लगा होगा। तो ये समय ही पृथ्वी की आयु कैलकुलेट करने का माध्यम बनता है इस सिद्धांत के अंदर। बात समझ आई? एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके। तो यहां से मैंने कहा कि प्रतिवर्ष चंद्रमा जो है 13 सेंटीमीटर एक साल में दूर हट रहा है पृथ्वी से। तो एक समय रहा होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होगा, तो हर एक साल में 13 सेंटीमीटर दूर हुआ होगा। तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में चंद्रमा को कितने वर्ष लगे होंगे? लगभग तो 400 करोड़ वर्ष का समय लगा होगा। इस आधार पर पृथ्वी की आयु, अगर इस आधार पर पृथ्वी की आयु आंकी जाए तो 4 अरब वर्ष हो सकती है। 4 अरब वर्ष हो सकती है। क्लियर है? तो लाइट का इश्यू था।
ओके हो चुका ना? हाँ ठीक है, ओके फ्रेंड्स। क्लियर है? तो चंद्रमा के आधार पर अगर बात करें तो कितनी निकल रही है? 4 अरब वर्ष पृथ्वी की एज निकलती है, आयु निकलती है। क्लियर है? अगला सिद्धांत है यहां पर, अगला लिया है अपसादन के आधार पर या अपसाद के आधार पर। अपसाद क्या होता है? नदियों के द्वारा जो अपसाद समुद्र में जमा कर दिया जाता है, कूड़ा करकट बहा करके नदियां जो समुद्र में जो मलबा जमा करती है ना, उसी को हम अपसाद कहते हैं। तो इस अपसाद के आधार पर अगर बात करें तो यहां पर होम्स महोदय है, उन्होंने कहा कि जो टेम्स, उन्होंने एक पूरी प्रोसेस की, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बनाई। वो कहा उन्होंने कि जो टेम्स नदी है, टेम्स नदी एक साल में 10 से 24 लाख मीट्रिक टन अपसाद अंध महासागर मतलब प्रशांत महासागर में पहुंचा देती है। क्या कहा? जो अकेले टेम्स नदी है वो एक साल में 10 से 24 लाख मीट्रिक टन अपसाद प्रशांत महासागर में जमा कर देती है, मलबा जमा कर देती है। ठीक है? तो इस आधार पर संसार की अगर सारी नदियों की बात करें तो एक साल में लगभग 60 करोड़ मीट्रिक टन अपसाद समुद्र में पहुंचाया जाता है। तो होम्स ने इस अपसाद के आधार पर ही कहा कि अपसाद के ये जो निक्षेप है इसकी अधिकतम मोटाई का भी उन्होंने पता किया। समुद्र में अभी तक उस अपसाद की जो मोटाई समुद्र में है वो लगभग 112 किलोमीटर के करीब आंकी गई है। 112 किलोमीटर के करीब, मतलब 112 किलोमीटर अपसाद जमा हो चुका है समुद्र में। तो इस आधार पर, निक्षेप के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 40 करोड़ वर्ष अनुमानित की गई है। लेकिन यह भी ज्यादा सत्य प्रतीत नहीं होता है, यह भी ज्यादा सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपसाद के आधार मात्र पर पृथ्वी की आयु कैलकुलेट करना संभवतः कहीं से कहीं उचित नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी के जन्म से 1 अरब वर्ष तक, क्या कहा उन्होंने कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ ना तो 1 अरब साल तक किसी भी नदी के द्वारा कोई अपरदन नहीं किया गया, मतलब कोई अपसाद बहाकर नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय में सभी जो चट्टानें थी वो बहुत कठोर थी, इसलिए उनका अपरदन नहीं हुआ। तो इस संदर्भ में अमेरिकन संस्था है जिसने पृथ्वी की प्राचीन शैलों का अध्ययन करके बताया कि बहते हुए जल के द्वारा अपरदन की जो क्रिया है वो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। 4 अरब साल पहले ये अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, नदियों के द्वारा मलबा बहाकर ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इस नवीन मत के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आयु 5 अरब वर्ष हो जाती है। समझ आ रही है आपको? ठीक है? तो यहां अपरदन के आधार पर, अपसाद के आधार पर 4 करोड़ वर्ष, 40 करोड़ वर्ष। और जो अमेरिकन संस्था है उसने जो नवीन मत, नया मत अपना प्रकट किया, उसके आधार पर 5 अरब वर्ष लगभग पृथ्वी पुरानी हो जाती है। तो यहां पर सभी अलग अलग विधियों के माध्यम से अलग अलग मत यहां प्रकट होते हैं। और अंतिम रूप से देखें तो तेजोद्वार जो पदार्थ होते हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें, मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनके आधार पर यदि हम बात करें तो भूपटल पर ऐसी कई प्राचीन शिलाएं हैं जिनका अगर हम सटीक अध्ययन कर लें तो पृथ्वी की आयु पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। समझ गए? यहां पर तेजोदार पदार्थ मतलब एक वो चट्टानों को मान लीजिए जो प्राचीन चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानों को ही यह तेजोदार पदार्थ के रूप में जाना गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि आज भी पृथ्वी पर ऐसी शिलाएं मौजूद हैं जिनका अगर हम अध्ययन कर लें तो हम उसके माध्यम से पृथ्वी की आयु पता आसानी से लगा सकते हैं। और चट्टानों की आयु पता करने की कुछ विधियां यहां बताई गई है। जैसे देखिए कि भूपटल में अन्य तत्वों के साथ साथ में कई तेजोदार पदार्थ मतलब कई प्राचीन शिलाएं भी मौजूद है। इन पदार्थों के अणुओं का स्वतः विच्छेदन होता रहता है, अपने आप विच्छेदन होता है, विखंडित होती है शिलाएं। अणुओं के विच्छेदन से उनके तत्वों का रूप परिवर्तित होता रहता है। सभी तेजोदार पदार्थ अंततः शीशे या हीलियम में बदल जाते हैं। बस ध्यान सुनते चलिएगा, एक एक बात समझ आ जाएगी आप लोगों को। क्या कहा कि भाई पृथ्वी पर कई सारे तत्व मौजूद है, उनके साथ में कुछ ऐसे पदार्थ भी मौजूद है, अर्थात ऐसी शिलाएं, प्राचीन शिलाएं भी मौजूद है जिनका धीरे धीरे अपरदन हो रहा है, विखंडित हो रही है। और उनके विखंडित होने से क्या होता है? उनका रूप बदल जाता है। बस समझ आई? उनका रूप बदल जाता है और अंततः उनका रूप बदल बदल करके धीरे मतलब कि अंततः आखिरी में उनका इतना अपरदन होता है, मतलब पूर्णतः अपरदन कह सकते हो कि पूर्णतः अपरदन होने के बाद में वो शीशे या हीलियम में परिवर्तित हो जाती है।
शीशे या हीलियम की एक लंबी कहानी है। शीशे या हीलियम में परिवर्तन हो जाती है और इस आधार पर यह ज्ञात हो चुका है कि 1 ग्राम यूरेनियम से 1/7.6 अरब ग्राम सीसा पैदा होता है। किससे? 1 ग्राम यूरेनियम से, खाली ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम यूरेनियम से कितना सीसा उत्पन्न होता है? तो 1/7.6 अरब ग्राम। बात समझिएगा, मतलब एक का बहुत मामूली सा हिस्सा, एक मामूली सा हिस्सा सीसा पैदा होता है। और अगर 1 ग्राम थोरियम लेते हैं तो 1 ग्राम थोरियम से 1/28 अरब ग्राम सीसा पैदा होता है। अतः किसी भी मात्रा में यूरेनियम और थोरियम को अपने आधे आकार में आने के लिए 450 करोड़ और थोरियम को अपने आधे आकार में आने के लिए 1650 करोड़ वर्ष लगेंगे। और अगर 1/3 भाग पर आने की बात कहें तो 2 गुना समय लग जाएगा। इससे बात समझ आ रही? 2 गुना समय। और अगर 1/8 आने का आकार की बात करें तो 3 गुना समय लगेगा। मतलब यह हुआ कि तेजोदार जो पदार्थ है संसार में पृथ्वी की आयु निर्धारण का सबसे अच्छा साधन माना गया है। तो जितनी भी विधियों की हमने अभी तक चर्चा की है उन सभी विधियों में सबसे अच्छी विधि पृथ्वी की आयु पता करने की है तेजोदार पदार्थों की उम्र पता करने की। तो यदि हम प्राचीन शिलाओं के उम्र का पता कर लेते हैं तो पृथ्वी की आयु पता करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि पृथ्वी की आयु संबंधी विधियों की हम आगे जो सर्वमान्य विधियां हैं उनकी आगे हम नियम पूर्वक रूप से डिस्कस करने वाले हैं। ये वो विधियां थी जिनको ज्यादा मान्यताएं नहीं मिली है, लेकिन ये विधियां कुछ समय के समय ऐसा था जब ये विधियां भी जो है प्रचलन में थी, लेकिन अब इनका ज्यादा प्रचलन नहीं है, इनको ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि अब ऐसी रिसर्च हो चुकी है, ऐसी विधियां आ चुकी है जिनको सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। क्लियर है? तो दोस्तों आज बस यहीं तक, ये 5 विधियों को बेसिकली आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। ठीक है, अगले सेशन में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, कि पृथ्वी का आंतरिक निर्माण किस प्रकार से हुआ है। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।